आजकल जो रिकवरी एजेंट्स हैं पैसा वसूली करने के लिए एक नया तरीका अपना रहे हैं। इस नए तरीके के माध्यम से जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये लोग एक्सेस ले लेते हैं और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कोई एक नंबर, जैसे कि उसके फैमिली मेम्बर हो सकता है उसका रिलेशन वाला हो सकता है, तो उनमें से एक दो नंबर उठा के ये लोग उन पर कॉल करते हैं और उनके द्वारा बताया जाता है कि आपके इसके द्वारा ऐसे ऐसे लोन लिया हुआ है और इसने अभी तक इसका लोन पेड नहीं किया है। इस प्रकार से वहाँ पर फ़ोन करके उन लोगों को तंग किया जाता है। और हद तो तब होती है फ्रेंड्स कि कई बार जो है ये खुद ही पुलिस वाले बन के आप लोगों के पास में कॉल करके डराने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा बोला जाता है कि मैं फला फला थाने से बोल रहा हूं और आपके खिलाफ डिमांड नोटिस आया है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे थाने पे आइए और आपको थाने में आना है। इस प्रकार से कॉल करके उनको डराया जाता है। ऐसा ही कुछ वाकया किसी मेरे एक व्यूअर्स के साथ में हुआ। उसने उसके पास में कॉल करके उसे बार बार धमकी दे रहा था कि मैं ऐसे ऐसे फलाना फलाना थाने से बोल रहा हूँ और सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे थाने में अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने पापा के साथ में आपको थाने में आना है और अगर नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस प्रकार से उसे डरा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है भाई, आप मुझे नंबर दे दीजिए कि किस नंबर से आपके पास में कॉल आया। मैंने उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके और मैंने खुद उनसे बात किया कि वास्तविकता क्या है। ये लोग खुद डरते हैं। आप लोग अगर नहीं डरेंगे तो ये लोग खुद डरते हैं। इसका एक सैंपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स की, उसके कॉन्फ्रेंस में लेके उसका भय दूर किया, उसका डर दूर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिस प्रकार से आप लोगों को डरा रहे हैं। मैंने खुद उनसे बात करके उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके मैंने बात की। वो रिकॉर्डिंग आप भी एक बार ज़रा सुन लीजिए कि किस प्रकार से ये डराते हैं और किस हद तक ये जो है लोन लेने वाले को किस प्रकार से डिप्रेशन में डालते हैं, किस प्रकार से डराते हैं और किस प्रकार से ये वसूली करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद में फिर से बात करते हैं। क्या बोला वो आपको? बोला कि पिताजी को लेके थाने आओ। सदर थाना से बोल रहा हूँ। है तुम्हारे जाजपुर जाजपुर। हाँ, क्या बोला? तुम्हारे खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है? हाँ, वारंट है। नंबर दो उसका एक बार। हाँ, एक मिनट रुको, मैं इसके पास कॉल ही कर रहा हूँ। मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। कौन तो बोल रहे हैं? आपको किसको कॉल किया आपने? आप ही को किया। आपके द्वारा किसी को हाँ धमकी दी जा रही है। अच्छा, किसको बताओ? जिसको भी आप ट्राई, कितने लोगों को देते हो आप धमकी दिन में? आप बताओ ना, नहीं कॉल किए नहीं, हो आपको आपने, आपको बताओ। आपको मालूम अरे नहीं है कि आपने कितने बताओ लोगों को ना, धमकी देते देखो हो? आप कॉल किए हो ना मेरे को। आपको मैं ये बोल रहा आपको हूँ, आपको किसको मालूम नहीं है चाहिए कि बोलो? कितने लोगों को धमकी देते हो? मालूम नहीं है क्या आपको? किसको चाहिए आपको? दिन भर कितने लोगों को धमकी देते हो? मैं ये किसको बोल रहा हूँ। चाहिए? मैं ये किसको बोल रहा हूँ, दिन चाहिए? भर कितने लोगों को किसको धमकी देते हो? चाहिए? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, अरे दिन में किसको कितने लोगों को चाहिए? आप धमकी देते किसको हो? कॉल किया? तुम्हें किया मैंने। मेरे को क्या काम है बोलो? मैंने ये बोला कितने लोगों को धमकी देते हो आप दिन में? मैं आपसे क्यों बात करूं? क्या आपने क्यों कॉल क्या किया आरबीआई बोलो? की गाइडलाइन तुम्हें परमिशन देती है इस चीज की, ऐसा धमकी आपने देने का? आपने क्यों कॉल किया वो तो बताइए। मैंने जो पूछ रहा हूँ उसका देखो साफ देखो साफ जवाब देखो, दीजिए। मेरी बात मैंने सुनिए। कोई मेरी धमकी नहीं दिया, ठीक है? वो तुम्हारा स्क्रीनशॉट वगैरह सब यहाँ कंप्लेन में आया हुआ है हाँ हमारे पास में, हाँ बाकायदा हाँ, तुम्हारा ठीक है। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो धमकी दी है, जिसके पेरेंट्स के अरे पास में तुमने कॉल ठीक किया है, है, उनके आप आरबीआई आपकी एक कंप्लेन नहीं आई है। आरबीआई में कैसे कंप्लेन करते पता है ना? आरबीआई में कंप्लेन नहीं है, ये साइबर क्राइम ब्रांच में क्यों बोल हाँ, रहे हो? आरबीआई साइबर क्राइम जो भी, आप आरबीआई का आरबीआई नाम में जानते हो? करो। फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ आप करो ना। नहीं, आरबीआई का फुल फॉर्म जानते आप हो? करो ना, आपसे कोई बात करने का मेरा टाइम नहीं है, ठीक है? कितना आप पेमेंट रखो मिलता है फोन। तुम्हें पेमेंट कितना आप मिलता है? आप मैं आपको क्यों बोलूं? अच्छा, बोलेगा नहीं? आप मेरे को क्यों कॉल किए हो बोलिए? आप शांति से कोऑपरेट करेंगे, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा होगा। देखो आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा नंबर कंपनी का है, कैसा भी है, तुम्हें जमीन में क्या पाताल में भी तुम छुपोगे तो वहां से भी हम ढूंढ आप के ले आएंगे। बेटा, मेरे को हमारा क्यों यही कॉल काम कर है। रहे हो? आप मेरे को क्यों कॉल कर रही हो? हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप कितने लोगों को दिन में धमकी दे रहे हो? आपकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हुई हैं यहाँ पे। अच्छा आप आरबीआई की गाइडलाइंस को अच्छा, फॉलो कर रहे मैं हो? आपसे क्यों बात करूं? आप बोलिए, आप मेरे को क्यों फोन किया आपने? बोल तो रहा हूँ मैं, कंप्लेन आई है तुम्हारी, समझ में नहीं आ रहा है एक बार हाँ बोलने से आपको? कंप्लेन तो आप मेल में दो कंप्लेन। मेल में नहीं देते हैं, हम गांड पे मारते हैं सीधा। हाँ ठीक है, वही तो, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट किए। लोन लेके तो वही करते हो ना? हेलो, हाँ सुना। सुना ना? भग गया ना? हाँ सुना। भग गया ना? हाँ, कट गया, कट कर दिया ना उसने। हाँ, भग गया ना? देखो साला कमीना कैसे मुझे डरा रहा था। इसलिए मेरा बोलता तो हूँ, एकदम इसलिए बोलता हूँ इनके कॉल वगैरह मत उठाओ, निश्चिंत रहो, बिल्कुल भी डरने की हाँ, जरूरत मैं नहीं तो है। नहीं उठाता था,
लेकिन जब इंस्पेक्टर उसका ट्रू कॉल में आया ना, हाँ मैं इसीलिए उठाया, नहीं तो मैं नहीं उठाता था। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने रिकॉर्डिंग्स में सुना कि वो अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता के थाने में उसके पापा के साथ में उसको बुला रहा है, डिमांड नोटिस आने की बात कर रहा था। मैंने उनसे बात किया और बात करने के बाद में आप लोगों ने जैसा कि सुना कि वो खुद डरते हैं इस बात से, क्योंकि मैंने उसको इतना कुछ उल्टा पुल्टा बोला लेकिन सामने से उसने एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि डर उनको है, आपको नहीं है। अगर आप लोग डरते नहीं हो तो आपसे ज़्यादा तो वो खुद डरते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास में किसी भी प्रकार का कॉल्स आता है तो आप अगर उनके कॉल्स रिसीव करते हैं तो ये लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इनके कॉल्स ही रिसीव मत कीजिए। दूसरी बात, घर पे अगर रिकवरी एजेंट आता है तो आप इनके साथ में सख्ती से बात करिए, बिल्कुल भी आप डरिए मत। अगर बदतमीजी या मिसबिहेव करता है तो सबसे पहले आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए। वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के बाद में अगर फिर भी ये बदतमीजी कर रहा है तो आप इनके साथ में बिल्कुल सख्ती के साथ में पेश आइए, और अगर ज़्यादा बदतमीजी करता है तो उसको सीधा पकड़ के नियरेस्ट पुलिस थाने में ले जाइए, उसके खिलाफ जो है FIR कराइए कि इस प्रकार से ये घर पे आके मिसबिहेव कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। क्योंकि RBI की गाइडलाइन में बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में कहा गया है कि रिकवरी एजेंट घर पे जाके किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, या उसकी मान या प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। आप लोगों को अगर अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो आप लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा। इसके अलावा मैंने एक और तरीका खोजा है आप लोगों के लिए कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके पास में पुलिस बन के या आपके घर आने की बार बार मैसेज के माध्यम से या कॉल्स के माध्यम से धमकी दे रहा है, तो आप लोग उसके नंबर जो है कमेंट्स में शेयर करो, ताकि सब लोग मिलके अगर उसके पास में 30-40 कॉल जाएंगे तो वो खुद डर जाएगा कि यार इसकी कंप्लेन हो गई शायद, क्योंकि वो खुद डर जाएगा कि यार कम से कम दिन में 20 बार कॉल आ गए तो शायद इसने बहुत अच्छी जगह पे शायद कहीं कंप्लेन कर दी, इसीलिए तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, या बार बार कॉल्स मेरे पास में आए जा रहे हैं। उसको आप लोग खुद परेशान कर सकते हो। अगर आप लोगों का एक ग्रुपिंग रहेगा तो आप लोग ग्रुप बना के, जैसे कि 50 लोगों का 100 लोगों का कमेंट्स बना के आप एक ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप बना के अगर कोई किसी प्रकार से किसी को ऐसा हरासमेंट कर रहा है तो आप लोग 50 लोग एक साथ में अगर उनके पास में कॉल करोगे, बारी बारी से कॉल करोगे, तो वो खुद डर जाएगा। इसीलिए मैं अभी जो ये वीडियो है इसी में मैं ऊपर सबसे जो पिन कर देता हूँ ये कमेंट्स, अगर किसी को किसी प्रकार से कोई रिकवरी एजेंट घर आने की धमकी दे रहा है, या रास्ते में हो कैश तैयार रखना, हम आ रहे हैं घर पे, इस प्रकार की धमकी देता है, या पुलिस वाला बन के आपको डराने की धमकी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे सबसे जो कमेंट्स है ऊपर वाला जो मैं पिन कर देता हूँ, इसमें आप उस नंबर को शेयर कीजिए और 40-50 लोग आप लोग सब मिलके उस नंबर पे बार बार कॉल करिए, उसको तंग कर लीजिए। अगर उसके पास में 40 से 50 बार कॉल चला जाएगा तो वो खुद इतना डर जाएगा और घर आने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। ये भी एक तरीका कारगर हो सकता है अगर आप लोगों का सबका सपोर्ट रहेगा तो यहाँ पे मैं एक मैसेज पिन कर देता हूँ। इस मैसेज में आप लोगों को जो आपको इस प्रकार से तंग कर रहा है, जिस नंबर से तंग कर रहा है, उसका नंबर शेयर करना, और शेयर करने के बाद में आप सब लोग मिलके उसको एक बार कॉल करना है, और कॉल करने के बाद में नीचे डन या यस लिख के कि मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है इसके पास में, वो भी आप लिख के यहाँ पे शेयर करेंगे तो सब लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। कम से कम 40-50 लोगों का भी अगर ग्रुप मिल गया और सारे लोग अगर एक दूसरे को सहयोग, तो अगर आपकी 20 से 30 कॉल भी उसके पास में चली गई तो वो खुद डर जाएगा, और घर आना तो दूर की बात है, दोबारा कॉल करने से पहले भी 1000 बार सोचेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके पास में बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है या मेल कर रहा है या आपके पास में कॉल कर रहा है, तो उस नंबर को, यहाँ जो पिन किया हुआ मैसेज है वहाँ पे आपको उस नंबर को शेयर करना है। शेयर करने के बाद में जो लोग भी उस नंबर को देखते हैं, 20 से 30 लोग भी अगर उस नंबर को देखते हैं, तो उस पर कॉल करके उसको बोलना है कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, आप किसी को इस प्रकार से हरासमेंट कर रहे हो तो उसकी आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है, और आप जिस प्रकार से जो कर रहे हो बिल्कुल गलत है। अगर आपको पैसे चाहिए तो अब घर पे आना, हम आपको पैसे ही देंगे। इस प्रकार से दृढ़ तरीके से और सुदृढ़ तरीके से अगर बात करेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद डर जाएगा। तो आपकी इससे 99% प्रॉब्लम्स तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगी। तीसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपका अमाउंट इतना हाई अमाउंट है, मल्टीपल लोन ले रखे हैं और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है, आपको लग रहा है कि आप किसी भी प्रकार से पेड नहीं कर पा रहे, भाई जिसके पास पेड करने के लिए पैसा है, मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है कि अगर आप लोगों के पास में पेड करने के लिए पैसा है तो आप इन लोगों का पेड कर दीजिए और फ्यूचर में इनसे लोन मत लीजिए। जिसके पास में पैसा ही नहीं है और बहुत सारे मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं और उसे लगता है कि मैं इस लोन को चुकाने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, ना ही तो मेरे पास में इनकम ऑफ सोर्स है और ना ही मेरे पास में पैसे हैं कि मैं इसका पैसा चुका पाऊँ, तो उन लोगों को इनके कॉल्स रिसीव नहीं करने हैं, बिल्कुल भी कॉल्स रिसीव नहीं करने हैं। अगर रिकवरी एजेंट आता है तो बिल्कुल दृढ़ और सुदृढ़ तरीके से बात करना है, बिल्कुल भी इनसे डरना नहीं है। स्पष्ट तरीके से इनको बोल देना है कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, फ्यूचर में अगर मेरे पास में पैसे आएंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट कर सकता हूँ। इतना दृढ़ तरीके से बात करना है। अगर सामने वाला मिसबिहेव करने की सोचे तो भी उससे पहले 1000 बार सोचे कि मैं मिसबिहेव करूँ या ना करूँ, या
या मैं इसको धमकाऊं या ना करूं, या मैं इसे प्रताड़ित करूं या ना करूं। अगर आप डरेंगे तो वो निश्चित रूप से आप लोगों को डराने की कोशिश करेगा, और अगर आप दृढ़ तरीके से बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, तो वो आप लोगों को नहीं डराएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डर आप ही के अंदर होता है, डर रिकवरी एजेंट के अंदर भी होता है। रिकवरी एजेंट भी डरता है कि किसी भी अजनबी जगह पे जाके अगर वो पैसे की वसूली करने के लिए जाता है तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जो बंदा लोन नहीं चुका पा रहा है वह ऑलरेडी डिप्रेशन में रहता है, तो वो भी उसके साथ में मिसबिहेव कर सकता है, इसलिए डर उसे भी रहता है। तो इस बात का बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है। आपने लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है, आपका सिविल स्कोर अच्छा था तो इसलिए आपको पर्सनल लोन मिला। अभी आपके पास में पैसा नहीं है तो ये कोई क्राइम नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर मैंने ECS भी लगा रखा है, बार बार मेरे को ECS बाउंस चार्जेज लगा रहे हैं। तो भाई उसके लिए तो ECS बाउंस चार्जेज तो आपके ऊपर लगाएंगे। आप एक काम कर सकते हो कि जिस अकाउंट में आपके ECS लगा हुआ है उस अकाउंट में आप पैसे मत डालिए, दूसरे अकाउंट रखिए। अगर आपकी ज़रूरतों का जो भी पैसा है, थोड़ा बहुत घर खर्च चलाने के लिए जो पैसा है, आप दूसरे अकाउंट में रखिए। जो आपका ECS लगा हुआ है उस अकाउंट में आप पैसा मत डालिए। अगर उस अकाउंट में आप पैसा डालेंगे तो आपका ECS बाउंस चार्ज भी लगेगा और आपका जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। बिकॉज आपको घर की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, परिवार को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। अगर उसके बाद अगर आपके पास में पैसा बचता है तो आप लोग इनका पेड कर सकते हैं। अगर आपके पास में पैसा है तो पेड करिए, नहीं है तो उस अकाउंट में आप पैसा मत डालिए। फ्रेंड्स, अगर आप रिकवरी एजेंट से दृढ़ तरीके से बात करते हैं तो रिकवरी एजेंट एक बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, बार बार वो आप लोगों के पास में नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रिकवरी एजेंट जब भी आपके पास घर पे आता है तो उसका भी खर्चा लगता है, उसको भी खर्चा करना पड़ता है, इसलिए बार बार रिकवरी एजेंट आने के भी चांसेस नहीं होते। 2-4 बार आने के बाद में उसे लगता है कि यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा तो बार बार वो नहीं आता। उसके बाद में वो कॉल्स करके या उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से 1-2 नंबर उठा के उनके पास में कॉल्स करके डराने की कोशिश करता है और उसके माध्यम से वो अपने पैसे की वसूली करने की कोशिश करता है। ये सब लोग जो होते हैं थर्ड पार्टी वाले एप्लीकेशन होते हैं। जब NPA होने के बाद में कंपनी को ये लगता है कि इस बंदे से पैसा लेना मुश्किल है तो वो ऐसे लोन अकाउंट को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कुछ कमीशन बेस पे बेच देती है। उस कमीशन बेस पे बेचने के बाद में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले आपसे पैसा वसूली करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्टी वाले रिकवरी एजेंट होते हैं, तो इसलिए इनसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं सवाल करते रहते हैं कि सर इस एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट आएगा कि नहीं आएगा, इस वाले एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, जो एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है वो एप्लीकेशन आपका लोन NPA होने के बाद में थर्ड पार्टी को बेच देती हैं कुछ कमीशन बेस पे। तो उसके बाद में पैसा वसूली करने का काम थर्ड पार्टी का हो जाता है क्योंकि वो अकाउंट बिक चुका होता है कुछ कमीशन बेस पे। उसके बाद में थर्ड पार्टी उस पैसे की वसूली करने का काम करती है। और फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पार्टी होती हैं वो बहुत ही महंगे कमीशन बेस पे इस अकाउंट्स को परचेज करती हैं, मतलब उसको वसूली करने का काम अपने हाथ में लेती हैं। बिकॉज इसके लिए उनको भारी भरकम कमीशन मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, आपको कॉल्स के माध्यम से धमकी देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले अपना कमीशन बनाने के लिए ही आप लोगों को वसूली करने के लिए डराते धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो आप लोगों को इनसे ज़्यादा डरना नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाला आपके पास में आके मिसबिहेव करता है, बदतमीजी करता है या आपकी मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आप प्रूफ के तौर पे आप उसका वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद में आप जिस एप्लीकेशन से लोन ले रखे हो वहाँ पे बाकायदा मेल लिखिए, मेल लिख के और उस वीडियो को भी उसी मेल में संलग्न करके आप लोगों को एप्लीकेशन के मेल ID पे भेजना है। साइबर क्राइम पोर्टल पे भी आप लोगों को कंप्लेन करनी है। अगर 30 दिन तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप RBI के ओम्बुड्समैन को डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। RBI ओम्बुड्समैन को कंप्लेन करने के बाद में आप अपनी कंप्लेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन पे कहाँ तक कार्रवाई हुई, कितनी हुई, कहाँ तक आपकी जाँच चल रही है, कहाँ तक इंक्वायरी हो रही है या कितना उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। डायरेक्टली RBI की वेबसाइट पर कंप्लेन करने के बाद में उसे ट्रैक भी कर सकते हो और वहाँ पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। ऐसी कोई कंप्लेन नहीं होती जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज के बाद में आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लिया हो, वो चाहे क्रेडिट भी हो, मनी व्यू हो, नवी हो, बजाज फाइनेंस हो,
होम क्रेडिट हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर आपने किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर आपके पास में पैसा चुकाने के लिए एक भी पैसा नहीं है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उनका कॉल्स रिसीव करना बंद कर दीजिए, मैसेज को इग्नोर कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर लीगल नोटिस भेजते हैं तो आप उसे भी इग्नोर कीजिए। अगर कोर्ट की तरफ से कोई लीगल नोटिस आया है तो आप उसे इग्नोर ना करें। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि आप लोगों को लीगल नोटिस किस प्रकार से चेक करना है कि वो फेक है या रियल है, तो आप उस वीडियो में जाके ये भी देख सकते हैं कि आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है वो फेक है या रियल है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक डाल दूंगा उस वीडियो को, तो उस वीडियो पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास में जो लीगल नोटिस आया है वो फेक है या रियल है। बार बार जब भी आपके पास में फ़ोन आता है तो देखते हैं कि अभी फ्रॉड कॉल आ रहा है। फ्रॉड कॉल जैसे ही देखते हैं तो तुरंत माइंड में विचार आता है कि ये किसी न किसी एप्लीकेशन वाले लोन का है। कई सारे लोगों ने तो इतने सारे मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं कि उनको यही समझ में नहीं आता है कि मैंने कौन सी एप्लीकेशन से लोन लिया और कौन सी एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट के माध्यम से ये कॉल आ रहा है। बिकॉज मल्टीपल लोन लेने से यही प्रॉब्लम्स होती है। बिकॉज आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन सी एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट का कॉल आ रहा है। इसलिए मल्टीपल लोन लेने से बचें। अगर ले भी लिया है तो आप या तो सिम कार्ड निकाल के साइड में रख दीजिए जब तक आपके पास में पैसा ना हो। और अगर इतना अमाउंट ले रखा है आपने 1,50,000 रुपये का और आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास में पैसे नहीं है लेकिन 1-2 महीने के बाद में मैं इसका पैसा पेड कर सकता हूं, तो आप लोग तब तक उस नंबर को या उसके कॉल्स को बिल्कुल इग्नोर करिए जब तक कि आपके पास में पैसे नहीं है। 2-3 मंथ के बाद में आप चाहें तो इनसे 25-30% अमाउंट में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। बिकॉज 3 मंथ के बाद में इन लोगों का कॉल्स आना बिल्कुल कम हो जाता है और जब भी कॉल्स आएगा तो बहुत प्यार से आपसे बात करेंगे। उस समय आपको EMI पेड करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये उस समय आप लोगों को सेटलमेंट करने के लिए बोलेंगे। मान लीजिए आपने अगर 1,00,000 रुपए का लोन लिया है तो बहुत प्यार से आपको समझाया जाएगा, सर आपका सिविल स्कोर ऐसे हो जाएगा, बार बार आपको परेशानी होएगी, कॉल्स आएगा, तो आप एक काम कर लीजिए सर 40,000-45,000 रुपये तक आप सेटलमेंट कर लीजिए। अगर आप लोगों को सेटलमेंट करना है तो 25 से 40% के बीच में ही सेटलमेंट करें, कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करें। बिकॉज सेटलमेंट भी एक तरह से फाइनेंशियली डेथ ही है, आपके सिविल स्कोर बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे मेरा सिविल स्कोर खराब ही करना है तो बिल्कुल कम से कम अमाउंट में सेटलमेंट करें। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। अगर कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।